बच्चों हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। फर्स्ट जो एंथैल्पी हम पढ़ेंगे वो है आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो स्टैंडर्ड वर्ड है उसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। जैसे कार्बन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट मानी गई है, कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट। ऑक्सीजन की O2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, सल्फर की S8 स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉस्फोरस की P4 है, आयोडीन की I2 सॉलिड है। तो मैं डिफाइन करता हूँ कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज formed from its constituent elements present in standard state defined as amount of heat change when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements present in standard state। जब किसी कोई सब्सटेंस का 1 मोल बने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जब वो स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट हो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उस समय जो हीट चेंज होता है उस हीट चेंज को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हो। जैसे मान लो, सपोज करो हमें CO2 गैस बनानी है। अब CO2 जो गैस बनी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो एक तो हमें कार्बन चाहिए, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट है ग्रेफाइट। ऑक्सीजन चाहिए O2 की फॉर्म में। इस समय जो हीट चेंज आया, इस रिएक्शन को होने से जो हीट चेंज आया, उस हीट चेंज को आप क्या कहोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहोगे। और वो हीट चेंज आपके पास जो आया वो प्लस हीट जो बाहर निकली, डेट इज 393.5 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट बाहर निकली जब CO2 बना। कार्बन ग्रेफाइट से, ऑक्सीजन सॉलिड गैस से CO2 बना, तो ये हीट बाहर निकली। तो इसकी एंथैल्पी चेंज, जब हीट बाहर निकलती है तो वहाँ पर एंथैल्पी चेंज, उसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, -393.5। ये नेगेटिव साइन किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन रिलीजिंग नेचर को बताता है, एक्जोथर्मिक नेचर को बताता है। एक्जोथर्मिक यानी हीट रिलीज जो यदि रिलीज होगी कहीं पर, प्रोडक्ट साइड में हीट आएगी तो उसका डेल्टा H का जो साइन है उसको नेगेटिव लगाओगे। रिएक्टेंट में आएगी तो पॉजिटिव लगाओगे, उसके साथ क्या साइन लगाओगे? पॉजिटिव साइन लगाओगे। अब बच्चों आगे चलें, और एग्जाम्पल लें। आपको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। आपको C2H5OH बनाना था, और ये लिक्विड स्टेट में बनाना था। इथेनॉल होती है, अल्कोहल होती है जो पीने के काम आती है। इथेनॉल जो अल्कोहल पीने के काम आती है वो अल्कोहल है, इथेनॉल। तो इसमें क्या क्या है? कार्बन है, कार्बन लिया 2 मोल ग्रेफाइट की फॉर्म में। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, एक ऑक्सीजन तो हाफ ऑटो। हेलो, हाँ जी, हाँ करवा दो सर। हाँ जी, हाँ बस जी, ओके। अब आपके पास है 2 मोल था ये आपके पास ग्रेफाइट, 3 मोल H2, हाफ मोल O2, C2H5OH बना, ये लिक्विड बना। इसमें जो हीट चेंज आया डेल्टा H वो आपके पास -277 किलो जूल था पर मोल। तो बच्चों हमने एंथैल्पी को डिफाइन किया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। और जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो उस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। कार्बन ग्रेफाइट थी, ये था, ये दूसरा था आपके पास। तो ये आपके पास जो रिएक्शन है इसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से डिफाइन करते हो।
इस रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये रिएक्शन आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। एक मोल के लिए डिफाइन होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोल के लिए डिफाइन होता है। दूसरा करें सेकेंड टर्म्स। सेकेंड टर्म देखें हम तो सेकेंड हमारे पास आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सेकेंड हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करोगे तो एंथैल्पी की बात हमेशा याद रखना, एंथैल्पी हमेशा एक मोल के लिए डिफाइन होती है। एंथैल्पी हमेशा किसके लिए डिफाइन होती है? एक मोल के लिए डिफाइन होती है। तो एक मोल के लिए हमारे पास सपोज करो ये CH4 है, CH4 है, इसको कंबशन कर दिया, इसका कंबशन कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जला दिया। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो हमेशा CO2 प्लस H2O बनेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा। और किसी भी चीज़ का कंबशन करोगे तो उसमें से हीट बाहर निकलेगी। तो कार्बन 1 था, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 था, 2 कर दिया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, तो ये 2 कर दिया। यहाँ पर जो हीट बाहर निकली इस केस में वो हीट थी प्लस 891 किलो जूल पर मोल, 891 किलो जूल पर मोल। तो ये जो हीट बाहर निकली, इसकी डेल्टा H, क्योंकि नेगेटिव साइन से दिखाते हो, डेल्टा H माइनस 891 किलो जूल पर मोल। अब ये यहाँ पर एक बात जरूर है, ये 1 मोल होना चाहिए, तब जाकर जो ये वैल्यू बनेगी, इस वैल्यू को तब आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहोगे। तब क्या कहोगे? इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहोगे। चलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिफाइन कर रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of a substance is oxidized in presence of air। जब एक मोल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया जाए, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। हमेशा ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव वैल्यू आए, क्योंकि किसी चीज़ को जला लो हमेशा उसमें से हीट जो है वो बाहर निकलती है। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब एक मोल सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करोगे तब जो हीट रिलीज होगी उस हीट को आप क्या कहोगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहोगे। अब बच्चों यदि हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात की जाए तो कंबशन की बात केवल ये है कि एक मोल के लिए होनी चाहिए C4H10 प्लस O2। हाइड्रोकार्बन है, इसको जलाया, CO2 बना, H2O बना, और सपोज करो मैं कहता हूँ x किलोजूल हीट बनी पर मोल। आओ बैलेंस कर, कार्बन 4 था 4 CO2, हाइड्रोजन 10 था 5 H2, ऑक्सीजन हो गई 8 और 5 13/2। तो यहाँ पर एक मोल जब हुआ है तब जाकर ये जो x किलोजूल है, x जो है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, वो आपके पास क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई? ये आपके पास आ गई माइनस x किलोजूल पर मोल, ये आपके पास माइनस x किलोजूल पर मोल आ। अब यहाँ पर यदि कोई बच्चा ये कहे सर ऐसा कर लें, इसको हटा लें, इसको 13/2 को हम हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से करें तो क्या आ गया? 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स 8CO2 प्लस 10H2O प्लस ये भी 2x हो गया, 2x किलोजूल। तो क्या डेल्टा H, ये 2x किलोजूल क्या डेल्टा H है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 मोल के लिए है। एंथैल्पी की डेफिनेशन हमेशा 1 मोल के लिए आएगी। किसके लिए होगी?
1 मोल के लिए होगी। तो ये डेल्टा एच नहीं है, ये आपके पास डेल्टा एच नहीं हो सकता। डेल्टा एच यदि निकालना है तो 1 मोल के लिए चाहिएगी, ये आपके पास कितने मोल के लिए है, 2 मोल्स के लिए। और देखें इसके अंदर, इसमें और देखें, इसमें एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे, क्या है, मैं इस इक्वेशन को ही वापस लेता हूँ, मैं एक इक्वेशन और लिखता हूँ, उस इक्वेशन से मैं बात करता हूँ आपसे। तो इक्वेशन मैंने वो CH4 वाली इक्वेशन ले ली, CH4 प्लस O2 हीट किया, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, कार्बन 1 था, 1 हाइड्रोजन 4 था, 2 कर दिया, ऑक्सीजन 2O2 4 2 कर दिया। जो एनर्जी हीट बाहर निकली, डेट इज, जो हीट बाहर निकली इस प्रोसेस में, वो हीट जो थी, वो हीट आपके पास -891 प्लस 891 किलो जूल पर मोल थी। तो ये डेल्टा एच यदि निकाला तो डेल्टा एच की वैल्यू, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, तो डेल्टा एच -891 किलो जूल पर मोल। अब बच्चों ये जो हीट बाहर निकल रही है, ये हीट किसके जलने से बाहर निकल रही है, CH4 से। ये हीट किसके जलने से बाहर निकल रही है भाई, CH4 के जलने से। यदि ये CH4 के जलने से हीट बाहर निकल रही है तो कितना मोल है CH4, 1 मोल। 1 मोल का मास देखें, 12 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑन कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4 891 किलोजूल हीट इज प्रोड्यूस। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, 891 किलोजूल प्रोड्यूस होगी। ऑन कंबसन ऑफ 1 ग्राम हीट प्रोड्यूस इज 891/16। 891/16। यदि आप 1 ग्राम CH4 को कंबसन करो, 1 मोल का कंबसन किया आपने, तो आपके पास जो हीट प्रोड्यूस हुई वो थी 891, और 1 ग्राम का करोगे तो 891 को डिवाइड करना पड़ेगा आपने 16 से, तो ये आपके पास कितना आ गया, 55.68 किलो जूल पर मोल। और ये जो आपके पास वैल्यू आई, ये वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू है, ये कैलोरीफिक वैल्यू है। इस वैल्यू को आप कैलोरीफिक वैल्यू कहते हो। तो डिफाइन कर रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू को। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड, द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड amount of heat evolved on combustion of 1 gram of a substance, 1 gram of a substance, किसी 1 ग्राम सब्सटेंस के कंबसन से जो हीट इवोल्व होगी, 1 ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू में 1 ग्राम, एंथैल्पी ऑफ कंबसन के अंदर कैलोरीफिक वैल्यू में 1 ग्राम, एंथैल्पी ऑफ कंबसन के अंदर 1 मोल। अब बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू जो आ गई, वो कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल की एफिशिएंसी को डिसाइड करती है। एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल, एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल इज डिटरमाइंड, एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय कैलोरीफिक वैल्यू। यदि ये देखना हो कि कौन सा फ्यूल अच्छा है, किस फ्यूल की एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी देखनी हो, तो कैलोरीफिक वैल्यू से देखेंगे। जिसके 1 ग्राम जलने से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती हो, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती हो, वो एक अच्छा फ्यूल माना जाता है, उस फ्यूल को हम अच्छा फ्यूल मानते हैं। यदि हम खाने के अंदर बात करें, तो फूड के अंदर बात करें, फूड के रिसोर्स की बात करें, तो कर्ड जो है, एक तो दही खाते हैं हम, कर्ड, एक मिल्क खाते हैं, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 2.5 और इसकी है 3.2। ये किलो जूल पर ग्राम में है, किलोजूल पर ग्राम में है, किलोजूल, ये सॉरी किलोजूल, ये मोल लिया है वही, पर ग्राम आएगा, किलोजूल पर ग्राम में है ये। तो पूछ ले आपसे कौन सा अच्छा फूड है, कौन सा एनर्जी के लिए बेस्ट फूड है, तो मिल्क इज़ बेटर देन कर्ड, क्योंकि मिल्क से जो है आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू, मिल्क से आपके पास ज़्यादा एनर्जी आती है एज कम्पेयर टू कर्ड के कंपेरिजन में। कैरोसिन की यदि देखें आप, कैरोसिन की, और आपके पास जो घी है, घी देसी घी जो खाते हो, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो 37.6
किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर ग्राम। तो आप यदि 1 ग्राम घी खाते हैं तो आपको 37.6 किलोजूल एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम दूध खाते हैं तो 3.2 किलोजूल मिलती है। और 1 ग्राम कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलती है 2.5। दूर जाते थे घरों से, पहले बाहर लोग दूर जाते थे कि सुबह का गया हुआ शाम को आएगा, तो माँ जो है वो उसको चूरमा करके देती थी। उसका कारण यही था कि ज़्यादा एनर्जी मिलती थी, ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन होगी। तो बच्चों ये आपके पास 2 एंथैल्पी हुई, एक एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इन दोनों को आप पढ़ेंगे।